उत्तर प्रदेश व्यापार संगठन व्यापारी एकता जिंदाबाद। खेल मंत्रालय ने एक कमेटी गठित कर दी है, उसकी जांच चल रही है और जब उसकी रिपोर्ट आएगी तो सच सबके सामने होगा। उनका धंधा धीरे धीरे गिरने लगा। होती है उस पत्नी की पूरी जिम्मेदारी उसकी होती, उसकी मान मर्यादा ख्याल रखने की जिम्मेदारी पति की होती। चाहता हूँ मैं माननीय नरेश अग्रवाल जी का एक ही कथन है कि घर के 4 लोग हो तो एक व्यक्ति को राजनीति में जरूर सक्रिय होना चाहिए। नीचा नहीं दिखा सकता, ये संगठन की ताकत है। नरेश अग्रवाल जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी माता की, माननीय विजय शुक्ला जी जिंदाबाद जिंदाबाद। जो अपना ही गढ़ हार चुके हैं, जिनको वो अपना गढ़ कहते थे, जब वो ही हार चुके हैं। चलिए बधाई सागर, तुम्हें मनोज बधाई दे लो। उत्तर प्रदेश के 30 से अधिक जनपदों में व्यापारी सम्मेलन के जरिए व्यापारियों को एकजुट करने के बाद सीतापुर पहुंचे प्रदेश सरकार के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने विशाल व्यापारी महासम्मेलन में जिले के व्यापारियों में जोश भरा और आगामी 2024 लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर विजय पताका फहराने का संकल्प भी दिलाया। इसके अलावा मंत्री नितिन अग्रवाल ने व्यापारियों को विश्वास दिलाया कि वे सरकार से आग्रह करेंगी कि व्यापारियों को भी राजनीति में मौका दे। सीतापुर के जीके ग्रांट गेस्ट हाउस में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन द्वारा आयोजित व्यापारी महासम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंचे मंत्री नितिन अग्रवाल ने करीब आधे घंटे तक अपने उद्बोधन से व्यापारियों को एकजुट करने के साथ निकाय और लोकसभा चुनाव में विजय पताका फहराने का आह्वान किया। कैबिनेट मंत्री नितिन अग्रवाल ने अपने संबोधन में एक तीर से कई निशाने साधे। उन्होंने कांग्रेस और सपा पर हमला बोलते हुए कहा कि जिन व्यापारियों ने कांग्रेस को सत्ता में बिठाने का काम किया था, उन्हीं व्यापारियों को कांग्रेस सरकार में उपेक्षा का शिकार होना पड़ा और इसी का नतीजा है कि व्यापारियों ने कांग्रेस का देश और प्रदेश दोनों से सफाया कर दिया। सपा मुखिया अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, जो प्रदेश को संभाल नहीं पाए, वो देश की सत्ता में बैठने का ख्वाब देख रहे हैं। कैबिनेट मंत्री नितिन अग्रवाल ने अपने संबोधन में सपा सरकार पर जमकर हमला बोला और इस दौरान उनका पूरा फोकस लोकसभा 2024 के चुनाव पर रहा। व्यापारी महासम्मेलन को संबोधित करते हुए मंत्री नितिन अग्रवाल ने व्यापारियों को एकजुट होने का संदेश देते हुए कहा। और आज का माहौल देख के कम से कम ये विश्वास मेरे मन में हो गया है कि उत्तर प्रदेश ने ये तय कर लिया है कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में सारी की सारी 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत के पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगा। आज मुझे अच्छा लगा जनपद में जब मैं घुसा तो नौजवानों का जिस तरीके से जोश मैंने देखा कि नौजवान किस तरीके से जोश खरोश के साथ भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए और आदरणीय योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व को मजबूत करने के लिए सड़कों पर निकल के आया। मैं बधाई दूंगा सभी लोगों को और आयोजकों को भी बधाई देना चाहता हूं कि सफल जो आयोजन किया, जिस तरीके से व्यापारी बंधु आज यहाँ पे इकट्ठा हैं, इससे संदेश केवल सीतापुर में ही नहीं बल्कि मैं कहूंगा कि लखनऊ मंडल में ये जरूर संदेश जाएगा कि सीतापुर जनपद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के साथ मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। व्यापारी समाज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के साथ खड़ा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आज कहना चाहूंगा कोई दो राय नहीं है कि आज अगर देश में सरकार चल रही है, आज अगर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, तो उसमें एक बहुत बड़ा योगदान अगर किसी ने किया तो वो व्यापारी समाज ने करने का काम किया। तो मैं कहना चाहूंगा कि जिस ओर व्यापारी समाज खड़ा हो जाता है, निश्चित तौर पर उनकी सरकारें देश और प्रदेशों में बन जाती है।
इस देश की अर्थव्यवस्था, चाहे किसी भी कोई भी देश क्यों ना, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था अगर मजबूत होती है तो वो व्यापारी समाज की बदौलत मजबूत होती है और व्यापारी समाज का बड़ा योगदान होता है। एक समय वो भी था देश में जब कांग्रेस पार्टी व्यापारियों को चोर, काला बाजारियों के नाम से पुकारा करती थी। एक वो समय भी आया था जब इस देश में कांग्रेस के बड़े नेता, जिनकी सरकार व्यापारियों की बदौलत बना करती थी, सरकार पे सत्ता में आने के बाद, कुर्सी पे बैठने के बाद अगर देश में किसी को चोर कहा जाता था, काला बाजारी करने का आरोप किसी पे लगाया जाता था, तो वो व्यापारियों को सबसे पहले लगा दिया जाता था। कह दिया जाता था कि इस देश में अगर काला बाजारी कोई करता है तो व्यापारी करता है। और शायद यही कारण था कांग्रेस पार्टी के पतन का, उनके नेतृत्व के पतन का, कि जिन्होंने उनकी सत्ता बनाने का काम किया था, जिन व्यापारियों ने इस आरोप को लगने के बाद उन्हीं व्यापारी बंधुओं ने कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा इस प्रदेश में भी साफ किया और कांग्रेस पार्टी की सरकार को देश की सत्ता से भी हटाने का काम किया था। मैं तो आज कहना चाहता हूं, आज योगी जी के शासन में प्रदेश में ये आज हम सब मानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज उत्तर प्रदेश में अगर योगी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है और 2017 में जो सरकार बनी थी योगी जी की, उसके बाद से एक ही संकल्प के साथ हमारी सरकार आगे बढ़ी थी। तो सबसे पहला संकल्प हमारी सरकार ने किया था कि अगर हम सत्ता में आए तो सबसे पहले गुंडे, माफियाओं, दंगाइयों को जेल में भेजने का काम करेंगे। केवल इसी संकल्प के साथ हमारी सरकार आगे बढ़ी थी। और आज मुझे खुशी है, गर्व है कहते हुए कि 6 साल की सरकार के बाद उत्तर प्रदेश में आज योगी जी के नेतृत्व में जो गुंडा, जो अपराधी, जो दंगाई, जो समाजवादी पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश की सड़कों पे दंगा किया करते थे, आज योगी जी की सरकार में वही दंगे और अपराधी अपनी जान की भीख मांगने को मजबूर हुए और उन्हीं दंगे अपराधियों को जेल की सलाखों के पीछे दूसरे का अगर किसी ने काम किया तो वो योगी आदित्यनाथ की सरकार ने करने का काम किया। मैं तो कहना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूं, उनके नेतृत्व से कहना चाहता हूं, जरा बताएं, अखिलेश जी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अभी तेलंगाना चले गए, कहते तीसरा मोर्चा हम बनाएंगे, हम तीसरा मोर्चा बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की सत्ता को, देश की सत्ता, देश के गद्दी से हटाने का काम करेंगे। अरे मैं तो कहता हूं कि मुंगेरी लाल के सपने कब तक देखने का काम करेंगे आप। इस देश में तो मोर्चे बहुत बने, तीसरा मोर्चा भी बनाया गया, चौथा मोर्चा भी बनाया गया। तमाम देश के छोटे छोटे राजनीतिक दल जो केवल प्रदेश की राजनीति करते हैं, जिनको देश की राजनीति का पता भी नहीं है, वो दल सब इकट्ठा हो जाते हैं और सपना देखने लगते हैं कि मोदी जी को देश की सत्ता से हटाना है, मोदी जी को देश की कुर्सी से हटाना है। तो मैं तो अखिलेश जी से कहना चाहता हूं कि पहले अपना ही घर संभाल लीजिए, पहले अपने प्रदेश को देख लीजिए। आपकी पार्टी का जो हाल हो रहा है प्रदेश में, जो उत्तर प्रदेश को नहीं संभाल पा रहे हैं, वो देश की सत्ता में बैठने का सपना देख रहे हैं, ख्वाब देख रहे हैं। मैं तो पूछना चाहता हूं विपक्षी दलों से, क्या विरोध है भारतीय जनता पार्टी का, क्या विरोध है हमारी सरकार का? आखिर किस बात का आप विरोध करते हैं? जब विरोध करोगे तो विरोध का कारण भी तो आपको जनता के बीच में लाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। क्या इस बात का विरोध है विपक्ष का कि आज हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश के गुंडे माफियाओं का सफाया कर दिया है? या इस बात का सब विरोध है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को फ्री राशन बांटने का काम किया है? या इस बात का विरोध है कि हमारी सरकार ने किसानों के चेहरों पे खुशहाली लाने का काम किया है, किसान सम्मान निधि से जोड़ने का काम किया है? या इस बात का विरोध करोगे कि हमारी सरकार ने नौजवानों को नौकरी देने का काम किया? मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने
पिछले 5 साल के अपने कार्यकाल में अगर सरकारी नौकरी देने की बात हो तो करीब 5 लाख से ज्यादा नौजवानों को सरकारी नौकरी देने का काम किया, उनको उनके पैरों पे खड़ा करने का काम किया। कोई ऐसा विभाग नहीं बचा था, बड़ा विभाग, जहां पे सरकारी नौकरी ना खोली गई हो। जितने भी प्रदेश के बड़े विभाग थे, उन सभी विभागों में सरकारी नौकरियों को खोल के नौजवानों को मौका देने का काम किया और 5 लाख से ज्यादा नौजवानों को उन्हें समायोजित करने का काम किया। और अगर मैं अप्रत्यक्ष रूप से देखूं, बात करूं, क्योंकि जब एक उद्योग लगता है कहीं पे तो उस उद्योग में सीधी भर्ती के साथ साथ तमाम ऐसे हमारे लोग होते हैं जो उद्योगों से जुड़ जाते हैं। अगर मैं उसकी बात करूं तो करीब उत्तर प्रदेश में 95 लाख छोटे लघु मध्यम उद्योग लगे हुए हैं, जिन उद्योगों के माध्यम से करीब 11 करोड़ से ज्यादा लोगों को समायोजित करने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में करने का काम किया। हमें तो गर्व होता है। आज अगले महीने प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रही है। मुझे लगता है शायद आप सबको भी जानकारी होगी, रोज पेपरों में पढ़ते होंगे। तमाम देश विदेश के उद्योगपति आज उत्तर प्रदेश में अपना उद्योग लगाना चाहते हैं, अपनी फैक्ट्रीज लगाना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब इसकी शुरुआत हुई थी तो प्रदेश सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने टारगेट दिया था कि करीब 10 लाख करोड़ का निवेश उत्तर प्रदेश में लाने का काम किया जाएगा। लेकिन धीरे धीरे कारवां बढ़ा, धीरे धीरे इस पे काम होना शुरू हुआ। तमाम प्रदेश सरकार के मंत्रीगण विदेश में भी गए, रोड शो किया, उत्तर प्रदेश में आने का न्योता दिया, आमंत्रित किया। और हम आज 22 जनवरी की तारीख में खड़े हुए हैं। मुझे आपको बताते हुए एक खुशी हो रही है कि जो 10 लाख करोड़ का निवेश का जो एक टारगेट उत्तर प्रदेश सरकार ने तय किया था, उसको कहीं ज्यादा करीब 17 लाख करोड़ के प्रस्ताव आज उत्तर प्रदेश सरकार को मिले देश से और विदेशों से कि वो उत्तर प्रदेश में अपना उद्योग स्थापित करना चाहते हैं। एक माहौल ऐसा बना है, एक ऐसा माहौल जहां पे कानून व्यवस्था का राज स्थापित हुआ। उद्योग ऐसे ही प्रदेश में नहीं आते हैं। जब उद्योगपति देखता है कि किस प्रदेश में हमें सुरक्षा मिलेगी, किस प्रदेश में हम अच्छा काम कर सकते हैं, किस प्रदेश में हमें सरकार सहायता देगी, हमारे कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी। और आज हमारा उत्तर प्रदेश, जिसकी छवि एक समय में हुआ करती थी जब हमारी विरोध की सरकारें थी, सपा बसपा की सरकारें थी, एक छवि हुआ करती थी कि प्रदेश गुंडा राज है, गुंडों का प्रदेश है। आज वो छवि पूरी तरीके से समाप्त हुई और आज उत्तर प्रदेश की छवि है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित है और आज उत्तर प्रदेश उद्योगपतियों की पहली पसंद होकर निकला है। आज उत्तर प्रदेश में सभी वर्गों का सम्मान सुरक्षित है। मैं तो कहूंगा ये वही समाजवादी पार्टी है जिनकी सरकार में सबसे ज्यादा अगर शोषण हुआ तो किसानों का, नौजवानों का, महिलाओं का शोषण सबसे ज्यादा किया गया। जिस सरकार में जिस पार्टी के नेता अपनी सरकार में खुद सड़कों पे गुंडागर्दी करते थे, जिस पार्टी का डीएनए ही अपराधियों और गुंडों से भरा हुआ हो, आज उस पार्टी का उत्तर प्रदेश की जमीन में समाप्त होना ये कोई हैरानी की बात नहीं है। क्योंकि 2012 में इनकी सरकार बनी थी पूर्ण बहुमत की, 224 विधायक जीते थे। 2017 में जब चुनाव हुआ तो 5 साल की सत्ता होने के बाद, चलने के बाद, सरकार चलाने के बाद 5 साल में केवल 47 विधायक समाजवादी पार्टी के रहे, केवल इसलिए कि प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी को पूरी तरीके से नकारने का काम किया। आज एक नेता भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हैं, देश में कन्याकुमारी से यात्रा शुरू करी, कश्मीर में पहुंच चुके हैं और कहते हैं कि हम भारत जोड़ने निकले हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता। मैं तो एक सवाल उनसे पूछना चाहता हूं कि जरा ये भी बताएं कि भारत टूटा कब था जब वो भारत जोड़ने निकले? अब कौन सा हिस्सा भारत का ऐसा है जो टूटा हुआ था जो भारत को जोड़ने का काम कर रहा है?
मैं तो उनको राय देना चाहता हूं कि भारत जोड़ने की बात तो दूर की बात है, छोड़िए उसकी बात को, पहले तो अपनी पार्टी जोड़ने का काम करिए। जिनकी पार्टी हर प्रदेश में 4 हिस्सों में बटी हुई है, पहले वो अपनी पार्टी जोड़ ले। भारत जोड़ने की बात तो बहुत दूर की बात है। और मैं तो राहुल जी को कहना चाहता हूं कि इतिहास को पढ़िए, शायद आपको इतिहास की जानकारी नहीं है। राजनीति एक ऐसा क्षेत्र होता है, अगर आपको अपना इतिहास न पता हो तो एक चुनाव जरूर लड़ लीजिए, लोग आपका इतिहास आपको खुद बता देंगे कि आपका क्या इतिहास है। राहुल जी को शायद अपना इतिहास नहीं पता। आज अगर भारत टूटा है और हमारे कश्मीर का एक हिस्सा जो आज पाकिस्तान के कब्जे में है, आज वो अगर किसी की देन है तो राहुल गांधी के परिवार के पूर्वजों की देन है। अगर उनके पूर्वज देश के प्रधानमंत्री ना होते, सरदार वल्लभ भाई पटेल अगर देश के प्रधानमंत्री बन गए होते उस वक्त, तो हमारे कश्मीर का वो हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में ना होता। जिस पार्टी के जिस दल के परिवार ने ही देश को तोड़ने का काम किया, आज वो लोग भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं। मुझे तो हंसी आती है। मैं तो आज एक बात और कहना चाहता हूं, तमाम ये राजनीतिक दल जो भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते हैं, तमाम ऐसे दल जो रीजनल पार्टीज हैं, जो प्रदेश के दल है, जो भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते हैं, वो जब उत्तर प्रदेश की सत्ता में आए, केवल जाति के आधार पर उन्हें राजनीति करने का काम किया। केवल एक जाति को लेकर वो चले। प्रदेश सरकार में अगर काम किया, नौकरियां दी, अगर प्रदेश सरकार में उन्होंने योजनाएं बनाई तो केवल कुछ जातियों को खुश करने के लिए योजनाएं बनाई। और शायद यही कारण था उनकी राजनीतिक पतन का, उनकी पार्टियों के पतन का, कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में जातिवाद के आधार पर राजनीति करने का काम शुरू किया। मैं तो आज ये कहूंगा यहां मंच से कि जिसने तुष्टीकरण किया, जिसने जातिवाद का जहर घोलने का काम किया, देश और प्रदेश की जनता ने उसे निकालने का काम किया। और देश की जनता अब उन्हें कभी स्वीकार नहीं करेगी जो देश में तुष्टीकरण, प्रदेश में तुष्टीकरण की राजनीति का काम करेंगे। ये भारत सबका है, सब भारत के हैं। लेकिन मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं, ये हम सबका सम्मान करते हैं, हम सबके विकास की बात करते हैं, हम सबको साथ में लेकर चलना चाहते हैं। लेकिन अगर हमारे देश में रहकर पाकिस्तान की कोई जिंदाबाद करेगा तो फिर वो हमारे देश में नहीं रह सकता और हम उसे स्वीकार नहीं कर सकते। तो हमारे देश में रहकर पाकिस्तान की बात हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे, हमारा देश उसे स्वीकार नहीं करेगा, हमारे देश के लोग उसे स्वीकार नहीं करेंगे। और जो राजनीतिक पार्टियां केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए उन लोगों की मदद करने का काम करेंगी या उन लोगों का साथ देने का काम करेंगी, तो देश का एक बड़ा हिस्सा उनको जवाब देने का काम जरूर करेगा। और जवाब दिया भी है। शायद यही कारण है कि आज उनका राजनीतिक पतन देश की राजनीति से, उत्तर प्रदेश की राजनीति से हुआ। मैं आज यहाँ व्यापारी बंधुओं से कहना चाहता हूँ, सीतापुर के व्यापारी साथियों से कहना चाहता हूं, हम केवल एक ही लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की 80 सीटें हम जीत कर आए। हमारे सामने कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं है, क्योंकि ये देश का चुनाव है, ये देश के प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव है। 2024 के चुनाव में हम तय करेंगे कि इस देश का नेतृत्व कौन करे। आज मैं अगर केवल मंच से खड़े होकर पूछूं, और ये मत समझो कि हम भारतीय जनता पार्टी के सरकार में मंत्री हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का विधायक हूं, एक आम नागरिक, एक देश का आम नागरिक होने के नाते अगर मैं आप लोगों से आज ये सवाल करूं कि ये बताइए कि देश का नेतृत्व कौन सबसे अच्छी तरीके से कर रहा है और कौन कर सकता है, किसमें से कौन सक्षम है जो देश का नेतृत्व कर सकता है, तो मैं समझता हूं कि 99% लोग आज यहाँ बैठे हुए ये जरूर ये कहेंगे कि देश का नेतृत्व अगर किसी के हाथ में सुरक्षित है
तो नरेंद्र मोदी के हाथ में सुरक्षित है। बताइए है कि नहीं? बताइए आप सहमत है मेरी बात से? एक आम नागरिक अगर पूछे देश में, आज आप कहीं भी चले जाइए, गांव में चले जाइए, शहरों में चले जाइए, खेतों खलिहानों गलियों में चले जाइए, चाहे किसी भी हिस्से में देश के चले जाइए और पूछ लीजिए कि देश का नेतृत्व कौन कर सकता है, तो हर कोई इंसान ये कहेगा कि देश का नेतृत्व करने की क्षमता अगर किसी में है तो वो केवल नरेंद्र मोदी जी के हाथ में देश का नेतृत्व करने की क्षमता है, और उन्होंने करके दिखाया। आज हमारे देश का सिर ऊंचा अगर किसी ने किया है तो वो नरेंद्र मोदी ने किया। ये हमारा वही देश है जहां जब कांग्रेस की सरकारें होती थी और अगर देश में कोई विपत्ति आपत्ति आती थी तो हम उस समय की सरकारें क्या करती थी? जो विकसित देश अपने आप को कहते हैं, जो बड़ी बड़ी ताकतें आज अपने आप को कहती हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री चले जाते थे देश में, उनके विदेशों में जाते थे और कहते थे कि हमारी सहायता करिए, हम अपने देश के नागरिकों को कैसे बचाएं, हमारे पास संसाधन नहीं है। लेकिन आज क्या स्थिति बन गई? आज अगर कोई आपत्ति आती है विश्व में तो वही देश, बड़े बड़े देश जो अपने आप को बड़े ताकतवर देश कहते हैं, वही देश आज हमारे देश के प्रधानमंत्री के सामने झुकते हैं और कहते हैं कि हमारी मदद करिए, हमारा देश आज विपत्ति में है, हमारे देश के नागरिक सुरक्षित नहीं हैं, आप हमारी मदद करिए। आज ये बदलाव आया है। आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर देश का सिर ऊंचा करने का काम किसी ने किया है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मैं नहीं जानता कितने लोग G20 के बारे में जानते हैं। G20 के सम्मेलन की मेजबानी करने का मौका हमारे देश को मिला, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मिला कि वो G20 के देशों की मेजबानी करें भारत में। ये G20 वो समूह है जहां विश्व के 20 ताकतवर देश उस समूह में आते हैं, और ये इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब उन 20 ताकतवर देशों की मेजबानी करने का अगर मौका भारत को मिला है तो वो पहली बार विश्व में हमारे भारत को मिलने का काम है। ये बहुत गर्व की बात है हमारे लिए। जो देश विश्व की 85% जीडीपी कहते हैं जिसे, कि पूरी अर्थव्यवस्था, इस विश्व की 85% अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करते हैं, काबिज हैं, वो 20 देश जहां पे विश्व की 75% जनसंख्या रहती है, आज उन देशों की मेजबानी करने का अगर मौका हमारे देश को मिला है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम उन 20 देशों की मेजबानी कर रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि विश्व पटल पे भारत का सम्मान कितना ऊंचा हुआ है। और यही भारत जो आज कोरोना काल के समय में जब पूरा विश्व डरा हुआ था, ऐसा समय आया था जब हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें, कैसे बचे, क्योंकि हम लोग को मालूम ही नहीं था कि कोरोना से कैसे बचना है, कैसे हमें इलाज कराना है। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में, हमारे देश के कोरोना के समय में हमारे देश के प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में, और ऐसा देश जिस देश की में 130 करोड़ की जनसंख्या हो, जो विश्व का दूसरा सबसे पॉपुलेटेड देश हो, जितना अच्छा प्रबंधन, और ये मैं नहीं कह रहा, ये विश्व के नेताओं ने ये कहने की ये कहा और ये स्वीकार किया कि विश्व में कोरोना का सबसे अच्छा प्रबंधन अगर किसी देश ने किया तो वो भारत ने करने का काम किया। भारत ने दिखाया कि कोरोना में प्रबंधन कैसे किया जाता है, कोरोना में अपने नागरिकों को सुरक्षित कैसे रखा जाता है, कोरोना काल में अपने नागरिकों को स्वास्थ्य की सुविधाएं कैसे प्रदान की जाती हैं, कैसे स्वास्थ्य के इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया जाता है। आज कोरोना की वैक्सीन, जिसे हम लोग कहते हैं कि वैक्सीन लेने से जो वैक्सीन का जो बनी, जो 2 सबसे अच्छी वैक्सीन बनके आई, वो सबसे पहले केवल 9 महीने में अगर कहीं विकसित हुई तो वो भारत में, हमारे देश में विकसित होने का काम हुआ। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं, शायद आप लोग को जानकारी ना हो, कि हमारा देश एक ऐसा देश है
जिसने उस वैक्सीन को पूरी विश्व में भेजने का काम किया। बाकी कोई देश अपने देश की वैक्सीन पूरे विश्व में नहीं भेज पाई। केवल भारत एक ऐसा देश था जिसने कोरोना की वैक्सीन को अपने देश में तो दिलवाई अपने नागरिकों को, लेकिन साथ ही साथ विश्व के तमाम देशों में कोरोना की वैक्सीन भेजने का काम किया। यह नेतृत्व क्षमता होती है। इसे कहते हैं कि एक मजबूत नेतृत्व हमारे देश को चला रहा है। एक ऐसा नेतृत्व हमारे देश को चला रहा है जिनका अपना कोई परिवार नहीं है, जो अपने परिवार के बारे में नहीं सोचते हैं, जिनके लिए देश के 130 करोड़ लोग उनके परिवार के सदस्य हैं। 24 घंटे में 20 घंटे काम करने वाला नेतृत्व, और जिन्होंने पिछले 8 वर्षों में को बिना कोई छुट्टी लिए, बिना किसी आराम के अनवरत देश की सेवा करने का काम किया है। मैं तो आज ये कहने आया हूं कि उत्तर प्रदेश, क्योंकि देश का सबसे बड़ा राज्य भी है और राजनीतिक तौर पे भी सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश है, जहां से 80 सांसद जीत के जाते हैं। और मैं तो कहूंगा कि देश की सत्ता उत्तर प्रदेश के रास्ते से जाती है। बिना उत्तर प्रदेश जीते देश की सरकार नहीं बन सकती है। तो हम लोगों को कमर कस लेनी चाहिए एक बार फिर से, और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी जीत दिला के भेज देना चाहिए कि पूर्ण बहुमत की तीसरी बार सरकार भारतीय जनता पार्टी की देश में बनकर आदरणीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का मौका उत्तर प्रदेश में दे। मैं तो व्यापारी बंधुओं से अपील करने आया हूं, अनुरोध करने आया हूं, आह्वान करने आया हूं। मैं तो कहूंगा, हम अपनी पार्टी से भी कहना चाहते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने व्यापारियों के सम्मान में कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन मैं तो अपनी पार्टी से भी कहूंगा कि व्यापारियों को राजनीति में भी आगे बढ़ाने का काम किया जाए, उनको भी ऐसे पदों पे बिठाला जाए जिससे वो राजनीतिक तौर पे मजबूत हो। और मैं तो अपनी पार्टी से कहूंगा, अनुरोध करूंगा कि आने वाले नगर पालिका के चुनाव में ज्यादा से ज्यादा अगर मौका मिले तो व्यापारी समाज के लोगों को मौका दिया जाए, क्योंकि व्यापारी के आगे यही एक ऐसा चुनाव है जहां पे व्यापारी लड़ सकता है, अपने आप को राजनीतिक तौर पे मजबूत कर सकता है, सिद्ध कर सकता है। और ये ऐसा मौका है, तो हम लोगों तो यही प्रयास करेंगे कि व्यापारी समाज के बेटे, व्यापारी समाज के नौजवान इस चुनाव में बड़ी हिस्सेदारी अपनी दें और उनको पार्टी मौका दे। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी पार्टी मौका देगी। मैं आज आप लोगों से कहने आया, अपने नौजवान साथियों को जो आयोजक है उनको भी बधाई दूंगा, और मैं तो कहूंगा कि आने वाले समय में, क्योंकि अब ज्यादा समय नहीं बचा है, बहुत कम समय बचा है, हालांकि कोई बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने नहीं है। राष्ट्रीय चुनाव होगा, प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव होगा। ये छोटे छोटे दल प्रधानमंत्री की रेस में नहीं है, इनके नेता प्रधानमंत्री बनने के लिए चुनाव नहीं लड़ेंगे, और जिनकी क्रेडिबिलिटी भी, जो ये छोटे दल हैं, पब्लिक जनता के बीच में उनकी साख भी, क्रेडिबिलिटी भी खत्म है, जनता उन पर विश्वास नहीं करती है। लेकिन उसके बावजूद भी कोई चुनाव हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। चुनाव हमेशा पूरी ताकत से लड़ना चाहिए। हमें ये कभी नहीं समझना चाहिए कि हमारा विरोधी कमजोर है। चुनाव हमेशा लड़ा जाता है ये सोच के समझ के कि हमारा विरोधी मजबूत है। जब ये सोच के चुनाव लड़ते हैं तभी चुनाव में जीत मिलती है, तभी चुनाव में हम जीत पाते हैं। मैं तो कहूंगा कि हमारे कार्यकर्ता, पार्टी के कार्यकर्ता कभी घर पे नहीं बैठते हैं, 24 घंटे अपने चुनाव की तैयारी में ही लगे रहते हैं। और मैं उनसे भी आह्वान करना चाहता हूं कि 2024 के चुनाव की तैयारी अभी से शुरू कर दे। केवल 1 वर्ष का ही समय बचा है, उसके बाद तो चुनाव शुरू हो जाएगा। आह्वान करूंगा कि हम सब एकजुट होकर 2024 में बड़ी जीत दिलाए पार्टी को, और एक बार फिर से भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए। मैं आयोजक गणों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, और यहाँ उपस्थित सभी साथियों को धन्यवाद दूंगा कि कार्यक्रम इतनी लेट से शुरू हुआ, इसके बाद भी हमारे बहुत से साथी यहाँ पे मौजूद हैं। और एक वादे के साथ कि आज ज्यादा समय नहीं दे पा रहा हूँ आपको, लेकिन दोबारा आऊंगा तो पूरा समय लेकर आऊंगा, और आपके बीच में, व्यापारियों के बीच में और आप लोगों के बीच में बैठकर लंबी चर्चा होगी। मैं बहुत बहुत आभार और सभी का बहुत धन्यवाद देता हूँ।
बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इससे पूर्व कार्यक्रम आयोजक उद्योग व्यापार संगठन के प्रदेश मंत्री सागर गुप्ता व राजीव गुप्ता ने कैबिनेट मंत्री नितिन अग्रवाल का स्वागत माला पहनाकर व गदा देकर किया। वहीं संगठन के जिलाध्यक्ष मनोज मिश्रा, समाज सेवी कमल नयन आर्य व सभासद प्रदीप गुप्ता ने भी कैबिनेट मंत्री को स्मृति चिन्ह देकर उनका अभिवादन किया। आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने कार्यक्रम की तारीफ करते हुए आयोजकों को बधाई दी और कहा कि यहां का माहौल देखकर विश्वास हो गया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रदेश की सभी 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। मंत्री नितिन अग्रवाल ने होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से लेकर G20 सम्मेलन तक जिक्र किया और मोदी योगी की जमकर तारीफ की। साथ ही भाजपा सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। कैबिनेट मंत्री ने व्यापारियों को विश्वास दिलाया कि वो राजनीति में व्यापारियों को आगे बढ़ाने के लिए पार्टी से अनुरोध भी करेंगे। मीडिया के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह और बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र शास्त्री पर चल रहे विवाद के प्रश्न पर मंत्री नितिन अग्रवाल ने अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा कि इस मामले में खेल मंत्रालय में जांच चल रही है। वहीं बागेश्वर धाम विवाद के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं। इससे पूर्व कार्यक्रम का शुभारंभ वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ आशीष शास्त्री व मनीष शास्त्री द्वारा किया गया। व्यापारी सम्मेलन में कार्यक्रम आयोजक सागर गुप्ता व राजीव गुप्ता ने जिले के करीब 1 सैकड़ा व्यापारियों को माला पहनाकर व अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। इसके अलावा कार्यक्रम को पूर्व मंत्री व संगठन के प्रदेश महासचिव ब्रजेश शुक्ला, मिश्रित ब्लॉक प्रमुख राम किंकर पांडे, पूर्व व्यापार संगठन के लखीमपुर जिलाध्यक्ष अनिल शुक्ला ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर, गुरु के पुत्र ऋषभ राठौर, पिसामा ब्लॉक प्रमुख मिथिलेश यादव, ललित श्रीवास्तव चंचल, दिनेश शर्मा, विश्राम सागर राठौर, ललित भट्ट, पंकज गुप्ता, बजरंग मुनिदास, जीत रस्तोगी, आशीष श्रीवास्तव, अंकुर बाथम, मोनू खेतान, अभिषेक जिंदल, अनिल गुप्ता, अभिषेक अग्रवाल, विजय बंसल, मुन्ना गुप्ता, राजेश वर्मा, संतोष चौरसिया, अवनीश मिश्रा, संतोष गुप्ता, कपिल गुप्ता, शोभित गुप्ता, सौरभ जायसवाल सहित प्रधान व्यापारीगण मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन संगठन के अध्यक्ष मनोज मिश्रा ने किया। आई इंडिया के लिए कैमरामैन हसन गोगा के साथ प्रियांशु मिश्रा की रिपोर्ट। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।